एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये एक और वीडियो है जो कि डेडिकेटेड ओनरशिप रिव्यू होगा। ये बाइक है और वन ऑफ द पॉपुलर बाइक्स है। फ्लरिश हो रही है बहुत मार्केट में और बहुत लोग कहते हैं इसके डेडिकेटेड ओनरशिप रिव्यू कम है। सो आज जो बाइक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है TVS की रॉनिन और ये हमारे एक दोस्त की है। तो इन्होंने बहुत सारी राइड्स करी हुई है तो इनके पास एक डेडिकेटेड ओनरशिप प्रॉपर इसका रिव्यू अभी तक आ गया है और ये बहुत दूर दूर जाते रहते हैं इन इंडिया ही ओनली इट सेल्फ। सो ये जो बाइक है ये आप देखिए। सो होप आपको सिनेमैटिक्स अच्छे लगे होंगे और ये है वो बाइक जिसका नाम है TVS रॉनिन। और अब बुलाते हैं उसको जो इनका ओनर है। सो मयूर भाई आप आइए और अपने बारे में थोड़ा बताइए। हाय राहुल, हाउ आर यू? भाई बढ़िया। चलो बढ़िया। तो इस गाड़ी को लेके मुझे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं 15 दिन में। जस्ट अभी इसको मैंने ऑलमोस्ट सब तरीके से चला लिया है। सिटी में तो चलाते रहते, ऑफिस अप डाउन रहता है, हाईवेज़ में भी चलता रहता है, हिल्स में भी चला है, ऑफ रोड भी किया है, सूखी नदी में भी चला चुका हूँ। और क्या, ऐसे ही हाईवे से उतर के बोर होता हो तो ऐसे मिट्टी में घुसा चुका हूँ। कहीं पे भी इसने ना नहीं बोला, कहीं पे भी कुछ नहीं। जैसा भी है, जो भी इसका मैकेनिज़्म, जैसा भी TVS ने इसको बनाया है, बहुत ही अमेजिंगली बनाया है। उसने बोला है कि तुमको जो करना है करो, हम तुमको रॉ गाड़ी दे दे रहे, ढांचा लगा के, जैसे जो करना है कर लो। सिटी में, हाईवे में, और फिर उसके बाद कैसी आपको बाइक लगती है। तो इसके डिटेल्ड अब एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो कि एक जो नया बंदा होता है, लेने जा रहा होता है मार्केट में बाइक, तो उसको एक लॉन्ग टर्म रिव्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनफैक्ट उसके लिए ये वीडियो इतनी हेल्पफुल होगी कि वो पूरा कोर डिसीज़न इसी वीडियो के बेसिस पे बना सकता है। मतलब एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उसको फ्यूचर में बाइक अपनी अच्छी चाहिए और उसका रिलायबिलिटी, कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो सारी इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो बात करते हैं भाई मयूर, इसके आप बताओ सबसे पहले इंजन के बारे में। इंजन इसका 125 सीसी है, 19 न्यूटन टॉर्क है और 20-21 ऐसी केजी की पावर है। इसके आगे बताने से पहले मैंने इस बाइक की परचेज़ की छोटी सी कहानी बस सुना रहा हूँ। मैं टूर पहले भी करता था, मैंने टूरिंग एक्टिवा से भी किया हुआ है, मैंने अपाचे से भी किया हुआ है, अलग अलग गाड़ियों से कर चुका हूँ। फिर मुझे बाइक परचेज़ करनी थी, तो जब रॉनिन मार्केट में आई नहीं थी, क्योंकि मैं जिस टाइप का टूर करता हूँ तो मुझे एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग गाड़ी चाहिए थी, तो विद इन बजट। तो तब मैंने एक्सपल्स में टारगेट लगाया था, क्योंकि हिमालयन 3 टच कर रही थी ऑलमोस्ट, तो एक्सपल्स ही मुझे समझ में आ रहा था। लेकिन मुझे पर्सनली जो ऑफ रोड जैसी गाड़ी वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आती है, लेकिन मैंने सोचा कि इस वक्त मार्केट में यही अवेलेबल है तो मैं ये ले लूँगा। सो 9 दिसंबर 2022 की बात है, मैंने हीरो के शोरूम में जाके 1000 रुपये दे रखे थे। मैंने कहा था मैं खरीदूँगा 1-2 दिन में। मेरे एक दोस्त ने मुझे रॉनिन दिखाई, मैंने इंटरनेट पे वीडियो देखा, मैंने रिव्यूज़ देखे। मैंने जिस तरीके से हीरो वालों को धोखा दिया है, वैसे कोई लड़की को भी धोखा नहीं देता है। मैंने एकदम से हीरो को बिना कुछ बोले, वो सर्विस वाला मुझे कॉल करता रह गया, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मैंने जाके ये ख़रीद लिया 16 दिसंबर को। क्यों ख़रीदा? क्योंकि मुझे ज़मीन से उठी हुई गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं आती है। और वैसे इसका लुक थोड़ा बहुत क्लासिक है, थोड़ा बहुत क्रूज़र है और ऑफ रोड केपेबल, क्वाइट वेरी गुड केपेबल ऑफ डूइंग ऑफ रोड है। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी पूरी कर रहा था ये। प्लस इसका लुक उस समय जब ये आया था तब ये अपने में डिफरेंट टाइप की गाड़ी थी 2 साल पहले। अभी मार्केट में बहुत कुछ आ चुका है, ट्रायम्फ का आ चुका है, बजाज का आ चुका है, बहुत सारी गाड़ी आ चुकी है, बट उस समय ये यूनिक थी। मुझे गोल हेडलाइट हमेशा अट्रैक्ट करती थी वो चीज़ का। ये सब लुक्स की बात कर रहा हूँ।
अब आगे परफॉर्मेंस की बात। 225 सीसी की गाड़ी मार्केट में अभी भी नहीं है। 225 सीसी की गाड़ी 200 सीसी है, 250 सीसी है, अभी भी अपने आप को स्टैंड आउट करती है बीच में। उसके बाद पावर बहुत अच्छा है, कैसे भी चलाना हो, कभी भी चलाना हो, कहीं पे भी चलाना हो, कितना भी वेट लाद के चलाना हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फील होता है। चेन अच्छा खासा थिक है तो वो खींच लेता है व्हील को। व्हील का जो ग्रिप है वो भी वैसे ही सेम अगेन सब चीज़ करने के लिए, ना हाईवे पे रफ फील करता है ना ऑफ रोड में वो करता है। ऑफ रोड में अच्छा ग्रिप मिल जाता है और हाईवे पे भी चिपक के चल रहा होता है विद वेट विदाउट वेट बोथ। सो भाई मयूर का बात करते हैं उस चीज़ की जो कि हेल्प करती है, जैसे सिटी में हो या हाईवे में हो तो रात में आप चला रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस, मतलब अगर ये चीज़ नहीं है बाइक में तो चाहे इंजन कितना अच्छा हो, चाहे कितनी अच्छी गाड़ी हो, अगर ये चीज़ नहीं है तो आप एक कदम भी नहीं चला सकते हो। और वो एक चीज़ है ये जो कि हेडलाइट। तो भाई इसकी हेडलाइट के बारे में बताओ। हेडलाइट दिखाता हूँ मैंने। ये तो इसका आइडल जब गाड़ी रहती है तो पार्किंग लाइट बोल दो इसको। ये लाइट है, इनमें ब्लू और रेड लगा रखा है, पुलिस वाला वो जलता है छोटे वालों में। तो हेडलाइट ठीक है, हेडलाइट इज लाइक ख़राब नहीं है पर बहुत अच्छी नहीं है। मैं मेजरली नाइट राइड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फॉर हाईवे, क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है तो यू कैन ईजली राइड। उस समय मुझको फील होता है कि देयर आर पैचेस जहाँ पे एकदम हाई बीम भी इसका पता नहीं कैसा इसका डायमेंशन है, पूरा स्ट्रेट रोड पे नहीं जाता। ये मेरे दोस्तों ने भी मुझको बताया है कि ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऐसा फील होता है। मुझे फील होता है कि वो कोई अगर पेड़ है तो पेड़ के नीचे का पार्ट उसका नहीं दिख रहा होगा, उसका जो ग्रीन पार्ट है उधर लाइट जा रहा है। इसको मैंने यहाँ से लूज़ करवा के जितना मैक्सिमम नीचे हो सकता था वो भी किया हुआ है, बट स्टिल इसका थ्रो वैसा ही है कि स्ट्रेट नहीं जाता है। तो यस, हेडलाइट इज़ अ वीक पॉइंट, तो उसके लिए सबके पास वही ऑल्टरनेट है कि हज़ार्ड लाइट्स लगवा लो। बट भाई मैंने देखी कि जितनी भी कंपनीज की बाइक हो, चाहे होंडा हो, चाहे रॉयल एनफील्ड हो, चाहे टीवीएस हो, उसकी हेडलाइट वीक ही होती है। हेडलाइट ये लोग कॉस्ट कटिंग मतलब हेडलाइट की बात अगर करिए सच में, मतलब अगर कोई राइडर है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दिन ही दिन में चलाएगा या सनसेट के बाद गाड़ी को बंद करके ताला लगा देगा। तो वो एक होनी चाहिए पॉइंट कि हेडलाइट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंडिया का जो भी है, ये लोग जो कंपनीज अपना पैसा बचा सकते हैं वो लोग हेडलाइट पे ही बचाते हैं। बाकी चीज़ें अगर हेडलाइट उनको मालूम है कि लोग लगा ही लेंगे जिनको ज़रूरत होता है। और इंडिया में आप सब लोग इंडियन मार्केट से आप देखते हैं, आपको तमाम गाड़ियों में स्प्लेंडर हो कुछ भी छोटी छोटी हज़ार्ड लाइट्स दिखती है। बाकी चीज़ों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बट इंडियन नॉट जस्ट मोटरसाइकिल्स, कार्स में भी लो बीम इतनी लो होती है कि क्यों ही होती है। अब लेकिन कार्स में आने लगी अच्छी LEDs में डालने लगा, LEDs अब सारी बट बाइक आल्सो नीड्स लेकिन टू बाइक अपग्रेड। में भाई अगर ये बात करो कि आफ्टर मार्केट लगा लोगे तो सपोज चलो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आफ्टर मार्केट में भी आइटम्स आ रहे हैं जो कि बाइकर जो है यूज़ कर सकता है, वो अपना इस्तेमाल कर रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन अगर बात करें तो हेडलाइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की रोड्स आप सभी लोग जानते हो कि इतने गड्ढे, कभी कोई गड्ढा, कभी कोई सामान पड़ा है तो फ्लक्चुएट हो जाएगा, उसमें गिर जाएगा इंसान। मैं गड्ढे, बहुत सारे गड्ढे इसने झेले। वो गाड़ी का शॉकर है तो झेल जाते हैं, पर गड्ढे हेडलाइट इज रिलायबल नहीं कर सकते। और आफ्टर मार्केट अगर फॉग लैम्प की बात करो तो कोई फॉग लैम्प्स तो ऐसे होते हैं कि बैटरी गड़बड़ करने लगती है, उसका EUC गड़बड़ करने लगता है, तो उस पर रिलाय इसलिए नहीं कर सकते कि आपकी गाड़ी गड़बड़ करने लगेगी। राइट, लाइट के चक्कर में पूरी गाड़ी की बैंड बजने लगती है, बच जाएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मुझे लगता है कि सारे ब्रांड्स को ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं इसके स्टांस और इसके कंफर्ट, इसकी सीट के कंफर्ट के बारे में, इसके कुछ शॉकर्स के बारे में। तो बेसिकली ये बात अब टॉपिक है इसके ऊपर कि सीट की, इसकी कंफर्ट क्या है, इसका स्टांस क्या है और इसके शॉकर्स क्या जवाब देते हैं अपने मयूख भाई को। तो भाई अब बताओ अब इसके स्टांस और उसके बारे में, कंफर्ट के बारे में। सीट इसका अच्छा है। इस गाड़ी का कॉस्ट 2 लाख था जब मैंने लिया था, तो 2 लाख जो मैंने खर्चा किया, तो पहले मुझे भी लग रहा था कि 2 लाख ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन चलो दिल को अच्छा लग गया तो 2 लाख कर देता हूँ खर्चा। बट चलाने के बाद मुझे पता चला कि 2 लाख क्यों है इसका कॉस्ट। सीट में इन TVS ने इसके हार्डवेयर्स पे बहुत मेहनत किया है, बहुत सोच समझ के सब कुछ बनाया है। इसका जो सीट है, सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने चाहे जितनी भी देर चलाई है, सीट से मुझे कोई शिकायत नहीं हुई।
इसमें जितनी चौड़ाई होनी चाहिए हिप्स के हिसाब से उतनी दी गई है। इसका पिलियन सीट भी कंफर्टेबल है। एक चीज़ इसमें पहले था कि बैक रेस्ट नहीं था इसमें। मैंने इसमें आफ्टर मार्केट बैक रेस्ट इंस्टॉल करवाया है। तो जब बैक रेस्ट नहीं था तो जो भी मेरे साथ पिलियन बैठता था तो ये नीचे की तरफ थोड़ा सा ढलान है, यहाँ से उठाए यहाँ से थोड़ा सा नीचे है। तो पहले जो भी बैठता तो स्लाइड करता था पीछे, लेकिन सॉफ्ट कुशन ही इनफ था कि उसको दिक्कत नहीं होगी। तो उसका सोल्यूशन बैकरेस्ट ने कर दिया। टीवीएस खुद भी बैकरेस्ट देता है, वो भी अच्छा है। इसका वाला जो मैंने लगवाया है वो भी अच्छा है। तो वो बैकरेस्ट ने वो कंप्लीट कर दिया। सीट की लंबाई छोटी है कंपेयर टू क्लासिक। अगर मैं कहूँगा क्लासिक की सीट सबसे लंबी आती है, उसमें आप 3 या 4 बिठा लोगे तब भी लगता है कि एक बंदा और घुस जाएगा उसमें। इसमें 2 लोग बैठने के बाद प्रॉब्लम होने लगती है। मैं मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को भी नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 लोगों को तो। लेकिन हाँ, इसकी सीट छोटी है। पीछे वाले को मैं बता रहा, एक प्रॉब्लम और हुई होती है अगर वो लंबा होगा। लेट्स से कि अगर राहुल मेरे साथ पीछे बैठा होगा तो उसका जो ये पोस्चर आएगा वो इसका नी यहाँ आ जाएगा, तो फिर मेरे कमर पे इसका पैर आएगा तो इसको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा ज़्यादा देर। 1 घंटा बैठ लेगा, 2 घंटा भी बैठ लेगा वो, उसके बाद उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो सीट छोटी है तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन सीट छोटी इसलिए बिकॉज बाइक को कॉम्पैक्ट करा गया है, रास्ते में ज़्यादा स्पेस ना ले। पावर अच्छा है गाड़ी का। शॉकर्स वो है USD है, शोवा के शॉकर है तो वो अच्छे। पीछे वाला मोनो शॉक है तो किसी भी टाइप के शॉक को, जैसे मैंने अभी बताया था कि किसी भी तरीके के टेरेन पे चला के देख रहे हो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है, बैलेंस करवा देता है गाड़ी को। कॉर्नरिंग करो तो भी उसका बैलेंस सही रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। ओवरऑल जो भी इस गाड़ी को चलाएगा उसको कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई नया बंदा भी अगर इस बाइक को चलाएगा तो उसको कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई ओल्ड पर्सन भी चलाएगा वो भी चला लेगा। ओल्ड पर्सन को इसलिए फ़ायदा है बिकॉज इस गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 160 kg है तो मैनेजेबल है। और जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, इसका हैंडल वगैरह सब इस तरीके से बनाया गया है कि ट्रैफिक में भी ईजीली मैनूवर हो जाता है। गियर्स भी स्मूथ है। फर्स्ट, सेकंड एंड न्यूट्रल के बीच में मुझे लग रहा है और भी गाड़ियों में हो रहा है वो वाला थोड़ा सा चेंज न्यूट्रल नहीं लगता है, विच इज़ अ कॉमन इशू इन मेनी बाइक्स। अदर देन दैट स्मूथली वो चेंज हो जाता है 3rd, 4th, 5th गियर ईजिली। गाड़ी की कंफर्ट, गाड़ी को चलाना, भगाना, टॉर्क और ये सब BHP वगैरह। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज़ की, जैसे ब्रेकिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है। डेडिकेटेड इंडिया की रोड में इतनी इम्पॉर्टेंट है। गड्ढे प्लस कुछ लोग आ जाते हैं तो प्लस कोई व्हीकल आ जाता है और वो भी अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। जानवर भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इसकी ब्रेकिंग की बात करी जाए तो कितना रिलायबल है, क्या आप कॉन्फिडेंस फील करते हो? तो मैंने इसको 120 से 0 किया हुआ है एकदम से। तभी बिहार में था, मैं बिहार में गाड़ी चला रहा था तो वहाँ पे अचानक से एक लेडी आ गई थी रोड के बीच में, तो 120 में चल रहा था, मैं 0 हो गया। मुझे डर नहीं लगा क्योंकि गाड़ी में है वो चीज़ कि उसने कर दिया। अब स्पेसिफाइड बता रहा हूँ, ये टॉप मॉडल है, इसके आगे पीछे दोनों ABS है। पीछे वाला जो है वो वैसा नहीं है कि एकदम से 0 कर देगा। पीछे वाला इस लाइक स्पीड कम करने के लिए दिया गया है, उसको इतना ये 0 करने के लिए नहीं दिया है। आगे वाले को दिया गया है 0 करने के लिए, चाहे जितनी भी स्पीड हो। और क्योंकि ABS वगैरह है सो अगेन टायर स्लाइड नहीं करेगा, जैसे नॉर्मल गाड़ी ऑर्डिनरी ब्रेक में हो जाएगी, ब्रेक दबाने पे स्लिप करके गिर जाओगे, वो चीज़ नहीं होती है। तो यह ब्रेक इज़ रियली गुड। तो दोनों ब्रेक्स ओवरऑल कॉम्बिनेशन में चलाएंगे तो इट्स वेरी गुड। पूरा कॉन्फिडेंटली आप भगाओगे और रोक भी सकते हो। मैं क्या पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अब जैसे जो सिटी में चला रहा तो ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग राइड करते हैं दूर अब स्पेसिफिक अगर पहाड़ों की बात करें, जो कि हम अपने वीडियोस में ज़रूर कवर करते हैं कि पहाड़ों में इतने टर्न्स होते हैं, तो उसमें हमें ये भी नहीं कि धीमे धीमे चलानी, ये भी नहीं कि भगानी है, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड में भी कभी कभी हमें कॉर्नरिंग में ब्रेक करनी पड़ती है, सामने से कोई आ जाए। तो वहाँ पे क्या कॉन्फिडेंस आपका लैक होता है या प्रॉपर? वहाँ पे भी मेरा कॉन्फिडेंस लैक नहीं हुआ है। 2 चीज़ें हैं, गाड़ी तो अपना सब कुछ देख देगा, लेकिन आपका माइंडसेट होना चाहिए, इतना रेडी रहना चाहिए हमेशा कि कभी भी ब्रेक लगाना पड़ना चाहिए। हाथ एक होता है, लोग एक्सीलेटर में खाली ऐसे हाथ रखते हैं। मैंने बहुत एक्सपीरियंस लोगों को सुना है बोलते हो, हमेशा बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 फिंगर या 2 फिंगर ब्रेक पे रखो, क्योंकि वो जो मिली सेकेंड का टाइम होता है एक्सीलेटर छोड़ के, वो इतना जो ये मिली सेकेंड का रहता है उसी में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो वो चीज़ मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ।
तो जैसे इसने बोला कि कॉर्नरिंग वगैरह में वो कॉन्फिडेंस रहता है, वो कॉर्नरिंग अच्छे से होता है, ब्रेकिंग भी अच्छे से होता है। अभी मैंने कहाँ कैसे कैसे सिचुएशन में, अभी लास्ट ट्रिप जो मैंने कश्मीर की करी थी उसमें जो एक बहुत ख़राब पैच था उसमें भी मैंने ब्रेक लगाया, एक स्मूथ रास्ता था उसमें ब्रेक लगाया। अचानक से एक एल शेप का टर्न था, मथुरा का बता रहा हूँ ये सीन। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस में वृंदावन से यमुना एक्सप्रेस आने के बीच में एक टर्न पड़ता है लेफ़्ट, उसमें कोई लाइट नहीं है और वो एकदम शार्प राइट टर्न है। वहाँ पे मुझे नहीं आइडिया था, तो मैप में भी उतना नहीं दिखा था कि शार्प होगा, तो फिर वो एकदम से रात का टाइम था। पहला दिक्कत हेडलाइट कम होने की वजह से मुझे वो दिखा नहीं कि वहाँ पे टर्न है। अब यहाँ पे ब्रेक ने मेरा साथ दे दिया कि आई वॉज एट 70-75 और वो आराम से स्मूथली बैलेंस होकर रुका। मैंने टर्न किया, मैं चलाया, तो ब्रेक काफ़ी सही है इन एनी केस। ये जो चेन यहाँ पे चेन टाइट किया करते हैं तो इसके ऊपर एक कवर लगा होता है। ये कवर आपके अपाचे में आता है, आपके रेडर में आता है और रॉनिन में भी आता है। ये मेरा 2 बार लगा चुका, दोनों बार ये गिर गया है। अब मैंने TVS के साथ बात किया था तो TVS ने बोला था कि ये इन तीनों गाड़ियों में, रेडर, अपाचे एंड रॉनिन, इनमें ये कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग जब रॉनिन ले तो इस चीज़ के लिए अलर्ट रहे। मैंने अगेन सेम दूसरे रॉनिन ओनर्स के साथ बात किया है, ये पता नहीं चलता है वाइब्रेशन करके यहाँ के अंदर, इसके अंदर 2 बोल्ट लगे, वो लूज़ होके कब गिर गया पता नहीं चला। अगर आप वो नहीं लगवाएंगे तो उसका ड्रॉबैक ये होगा कि व्हील का जो ये बैलेंस है वो लूज़ हो जाएगा, एक्सेल उसका हिल सकता है, विच कैन कॉज एन एक्सीडेंट। तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ आप अलर्ट रहिए और मैं भी रहूँगा कि जब भी ले तो ये देखते रहिए। मयूर का बात करते हैं इसके स्विचेस के बारे में, मतलब कॉस्ट के हिसाब से इसके स्विच परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब आपको ठीक लगती है या इम्प्रूव हो सकती है, या 2 साल में आपको क्या लगा इसके मतलब स्विचेस के बारे में? मैं फिर से इसका कॉस्ट पे जाता हूँ। 2 लाख की गाड़ी है ये, टॉप मॉडल। तो अगेन जब आप इस गाड़ी को ख़रीदोगे और इसको चलाओगे तब वो हर ईच पेनी जो आपने खर्चा किया है इस गाड़ी पे वो सब आपको वर्थ रहेगा कि हाँ ये खर्चा करने लायक था, क्योंकि बदले में जो चीज़ मिली है वो वैसी ही मिली है। इसका सब कुछ बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। इसका जो फाइबर वाला जितना भी पार्ट है इतना मजबूत फाइबर है। इसके स्विचेस बहुत स्मूथ है, इजी एक्सेस, सब कुछ यूज़ करना बहुत इजी रहता है। सारे स्विचेस क्वालिटी अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है। जहाँ से भी देखो, मीटर के पास की फिनिशिंग देखो, जितने भी सब चीज़ जो कंप्लीट किया गया वो बहुत अच्छे से किया गया है। तो जो पैसा डाला है उस पर TVS ने खर्चा करवाया है, तभी उन्होंने ये कॉस्ट रखा है, वरना वो रख सकते थे कम दाम पे, क्योंकि TVS थोड़ा सस्ता चीज़ देता है। इसको इसने महंगा इसीलिए किया है क्योंकि वो चीज़ें अच्छी दे रहा है उस हिसाब से। तो इसके स्विचेस बढ़िया हैं, मतलब बहुत अच्छे स्विचेस है इसके। सो मयूर, अब बात करते हैं इसके मीटर के बारे में, क्योंकि इसका मीटर सच में बताऊँ बिल्कुल अलग लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सारे मतलब कंसोल्स देखो बाइक के जनरली तो यहाँ माउंटेड होते हैं, ये थोड़ा अलग जगह माउंटेड है और सेपरेट दिया गया है। तो मतलब इसकी मतलब क्या आपको मतलब मीटर के बारे में क्या अच्छा लगता है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है? जैसे नहीं अब आजकल इम्प्रूव करी जा रही है हर कंपनीज़ में, अपने अपने मीटर्स में कोई ना कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है और इसका मीटर का लुक कैसा लगता है? ठीक है, तो मीटर जो है, मीटर को जैसे कि ये गाड़ी अनस्क्रिप्टेड या किसी कैटेगरी में ठीक से फिट नहीं बैठती, तो मीटर जो है वो उस स्ट्रीट फाइटर कैटेगरी में मीटर है इसका। या जो 2-3 गाड़ियाँ हैं, जैसे BMW की एक गाड़ी आती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो सब स्ट्रीट फाइटर कैटेगरी में आती है। रॉयल एनफील्ड ने निकाली थी बीच में एक स्क्रैम 411, उसका भी मीटर ऐसा था। तो ये BMW 90 R90 ऐसा ही कुछ नाम है, हाँ वो स्क्रैम गाड़ी है। तो वो कैटेगरी का मीटर है इसका, बीच से हटा हुआ। मीटर बहुत सब्जेक्टिव है, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि उनको पसंद नहीं आया। मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जो व्यू आता है, और जो इसका पूरा सीट पे बैठने के बाद जो इतना पार्ट का जो व्यू आता है उसमें जहाँ ये फिट है वहाँ पे वो बहुत सही लगता है। इन्फॉर्मेशन की बात, तो टाइम आ रहा है, गियर इंडिकेटर है, ट्रिप A-B ट्रिप दोनों है, एवरेज स्पीड आ रही है, फ्यूल इंडिकेटर आ रहा है, RPM आ रहा है, RPM कितना आ रहा है, किस RPM में चेंज करना है वो भी इंडिकेट कर देता है ये। और उसके अलावा जो अलग अलग आपको अगर इसमें दिख रहा है तो साइड स्टैंड इंडिकेटर है, ABS ऑन या ऑफ उसका इंडिकेटर है, लेफ़्ट राइट का है। उसके अलावा इंजन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इंजन ओवरहीट हो रहा है, वो है। बस यही है इसमें, मुझे लगता है हाँ यही सब है। न्यूट्रल जो होता है वो तो है ही, बेसिक है वो। अब बात करते हैं उस पार्ट की जो कि मोटर को कनेक्ट करता है टायर से।
और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो आपका चाहे जितना भी अच्छा टॉर्क हो या जितनी भी अच्छी सीसी की बाइक हो तो मज़ा आएगा ही नहीं। हाँ। और वो बात है चेन की, तो चेन इसका जो स्प्रॉकेट वगैरह आपने मतलब कितने 1000 किलोमीटर्स में चेंज कराते हैं आप? चेन स्प्रॉकेट इसका चेंज हुआ था 18,000 पे। आवाज़ हल्की हल्की आनी शुरू हो गई थी, 18,500 पे ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और 19,000 पे तो अनबियरेबल आवाज़ आने लग गई थी बहुत ही। मैं टाइट करवा के देख लिया, मैंने ऑयलिंग करके देख ली, तो समझ गया था कि ये लास्ट अपने लाइफ के एंड पे आ चुका है, इसका पुराना चेंज अब चेंज करवाना पड़ेगा। सो ऑन एन एवरेज 18 से 20,000 में चेन स्प्रॉकेट चेंज होना ज़रूरी था इसके लिए, तो मैंने करवाया। और ये मैंने सिर्फ अपने गाड़ी में नहीं, मैंने बहुत सारे रॉनिन ओनर्स के साथ बात करके देखा एंड उन सब ने बोला कि हाँ उनका एवरेज ऐसे ही चेंज हो रहा है, तो उतने में ही चेंज हो गया इसका। उसका कॉस्ट पड़ा था 3500, टीवीएस से लिया था मैंने। तो मयूक अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, तो इसका आप थोड़ा साउंड इसकी एग्जॉस्ट की सुना सकते हैं? ये आइडल पे इंजन की आवाज़ है। सो आई होप आप सबको बहुत सारे इसके आंसर्स और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। और जो भी लोग प्लान कर रहे हैं इस बाइक को लेना या इसका जैसा भी आप डिटेल्ड रिव्यू चाहते थे तो ये वो उसके ऊपर डेडिकेटेड है। जो भी लेना चाहता है इसको तो इस वीडियो से उसको बहुत हेल्प मिल सकती है आई गेस। और आई होप आप मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग कवर कर पाए हो। और अगर जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो आप भी उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो क्योंकि हमारे ओनर यहाँ पे जो है वो उपलब्ध है तो कभी भी उसके आंसर्स बता सकते हैं वहीं पे ही ऑन द स्पॉट। और तो भाई थैंक यू फॉर द रिव्यू वीडियो ऑफ योर्स। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ रिव्यू बना के, बढ़िया था। यू कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, जो चीज़ें मेरे माइंड में नहीं आ रही थी उन्होंने बता के ये भी बात करना, तो सही है। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। आई होप जैसा उसने बोला कि आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाए, जो भी डाउट हो। रेटिंग अगर मैं बोल दूँ इस बाइक की आउट ऑफ 10 तो मुझको तो ये 10 में 10 लग ही रही, क्योंकि मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सब इसने पूरी कर दी। स्पीड टूरिंग, ऑफ रोडिंग, सिटी राइडिंग सब पूरा करता है, कहीं पे भी कुछ नहीं। सिटी में भी इसका 225 सीसी के हिसाब से जो 35-36 का माइलेज है इज़ नॉट बैड एट ऑल। ओवरटेक टेकिंग भी ईजी है। तो टूरिंग के लिए लद्दाख कहीं पे भी अभी तक मैं गया नहीं हूँ, बट मैं किसी अच्छे ख़राब से भी ख़राब रास्ते में, मैंने सिक्किम ट्रिप किया हुआ है, इंडिया चाइना बॉर्डर गया हूँ, रिसेंटली कश्मीर किया है, और ऐसे ऐसी जगहों में गया हूँ जहाँ पे मैप रास्ता ही नहीं दिखाता है। वहाँ पे इस गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर आपके मन में है कि बजट में लाइट वेटेड गाड़ी के साथ टूर करना चाहते हो और जो अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। So thank you everyone for watching this video. Hope to see you in the next video.